बढ़ाते हुए उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसमें आपने पढ़ा होगा कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो आपने पढ़ी होगी 8 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था वो हमारा कहलाएगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसमें आपको बताया होगा, जब आपने संविधान सभा पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि मूल संविधान में आप देखेंगे 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गई है। तो सबसे पहले इन 12 अनुसूचियों में आप पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियां 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपकी महत्वपूर्ण अनुसूचियां कहलाती हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले 12 अनुसूचियों की चर्चा कर लें। उसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो मैंने बताया कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इसकी जो प्रथम अनुसूची है इसमें कहा गया है, अर्थात इसमें भारतीय संघ एवं राज्य का उल्लेख है। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अर्थात भारत देश को कहाँ तक शासन करना है, भारत देश को कहाँ तक शासन करना है, अर्थात कितने राज्यों में शासन करना है, इसके अलावा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में शासन करना है, उसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है। इसके अलावा यदि मान लिया जाए किसी राज्य का बंटवारा हो रहा है, जैसे एक राज्य का विखंडन करके 2 राज्य बनाए जा रहे हैं, तो जो नया राज्य होगा उसको भी हम पहली अनुसूची में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा यदि मान लिया जाए राज्य को तोड़ दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए, तब भी वो केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो उन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को हमने भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में रखा होगा। किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना या किसी राज्य का विभाजन करना, ये जो सारी शक्तियां होती हैं ये केंद्र सरकार के पास होती हैं, अर्थात ये सारी शक्तियां संसद के पास होती हैं। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में आप देखेंगे संघ एवं राज्य का उल्लेख है, अर्थात इसमें सभी राज्यों के नाम उल्लेख है तथा इसी में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उल्लेख है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा गया है कि राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों की पेंशन एवं भत्ता की चर्चा की गई है। जो राज्य व्यवस्था के पद अधिकारी होते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं उनकी जो पेंशन एवं भत्ता का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची देखें। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में आप देखेंगे राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों की आप देखेंगे शपथ का उल्लेख है, अर्थात उपराष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ लेगा, राज्यपाल किसके सम्मुख शपथ लेगा, इन सब का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। जिसमें केवल राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी की शपथ का उल्लेख है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो,
चाहे वो उपराष्ट्रपति कोई भी हो, सभी की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में आप देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में आप देखेंगे विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है कि किस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य होंगे। इस बात का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में किया गया है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है भारत देश में, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। आप इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पढ़ाया जाएगा, एक लोकसभा पढ़ाया जाएगा, एक राज्यसभा पढ़ाया जाएगा, तो उसमें चर्चा की जाए कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, इसके अलावा इनकी चुनाव पद्धति क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे राज्यसभा वाले वीडियो में। आप देखेंगे भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 6, इसमें 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन से हैं? जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अर्थात यदि आपसे कह दिया जाए किन 4 राज्यों की जनजातियों के लिए विशेष नियंत्रण या प्रशासन की व्यवस्था की गई है, तो वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा कह दिया जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है, उन 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूची हम 7 पढ़ें। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। पहली सूची क्या है? एक संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, और तीसरी जो सूची है वो कहलाती है समवर्ती सूची। इसके पहले आपने विदेशी स्रोत में पढ़ा होगा, जो हमारा कनाडा देश है, कनाडा देश से हमने संघ एवं आप देखेंगे केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा लिया है। अर्थात राज्य सरकार कितने विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कितने विषय पर कानून, शक्ति का जो विभाजन है वो हमने कनाडा से लिया है। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। इसमें जो पहली सूची कहलाती है वो कहलाती है संघ सूची। इसके अलावा दूसरी सूची कहलाती है आपकी राज्य सूची, और तीसरी सूची कहलाती है आपकी समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ये दोनों कनाडा से हैं, और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब संघ सूची क्या है? देखिए, संघ सूची के विषय पर कानून बनाना किसका काम है? केंद्र सरकार। अर्थात संघ सूची में जितने विषय होंगे उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप देखेंगे प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ या मूल संविधान, इसमें 97 विषय थे, और वर्तमान में इसमें विषय कितने पहुंच गए हैं? 100। यदि कह दिया जाए कि मूल संविधान में अनुसूची 7 की जो संघ सूची, इसमें कितने विषय थे? 97, वर्तमान में कितने हुए? 100। तो संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सूची आप देखेंगे, राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करती है। आप देखेंगे प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे। राज्य सूची में आप देखेंगे प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 61 विषय बचे हैं। जब राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी राज्य सूची के अंतर्गत, तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है। जब केंद्र सरकार केंद्र सूची के अंतर्गत या संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाती है, तो राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। केंद्र सरकार भी जनता द्वारा निर्वाचित होती है, और राज्य सरकार भी जनता द्वारा निर्वाचित होती है। इस कारण आप देखेंगे कुछ कानून बनाने के लिए राज्य सरकार को कहा, और कुछ कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों जो सरकार हैं वो चुन कर आए हैं, एक दूसरे पर हावी ना हो, इसलिए इनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है।
इसके अलावा समवर्ती सूची, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर ये दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची। कहने का मतलब केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर जब कानून बनाती हैं वो कहलाती है समवर्ती सूची। आप देखेंगे प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में जो विषयों की संख्या हो गई है इसमें वो हो गई है 52। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो आप देखेंगे इसमें समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें आप देखेंगे 52 विषय हो गए हैं। अब इसमें विषयों की यदि चर्चा की जाए कि संघ सूची पर कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है, प्रारंभ में इसमें 97 थे, वर्तमान में 100 हो गए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई बताइए जनगणना किसका कार्य है, जनगणना किसका कार्य है, तो आप बताएंगे ये केंद्र सरकार का कार्य है। इसके अलावा कह दिया जाए बैंक किसका काम है, बैंक पर नियम बनाना किसका काम है, केंद्र सरकार का। बीमा हो गया आपका, डाकघर हो गया आपका, शेयर बाजार हो गया, ये जो सब है ये केंद्र अर्थात ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जनगणना, बैंक, बीमा, डाकघर, शेयर बाजार, अंतरिक्ष, ये सब किसके विषय हैं, तो ये केंद्र सरकार के विषय हैं। राज्य सूची में आप देखेंगे प्रारंभ में 66 थे, वर्तमान में 61 है। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, भूमि हो गई, मापतौल हो गया, ये सब किसका कार्य है, ये राज्य सरकार का। समवर्ती सूची ऐसा कार्य जो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों आप देखेंगे मदद करते हैं, तो वो कहलाती है समवर्ती सूची। इसमें आप देखेंगे शिक्षा को रखा गया है, शिक्षा को रख दिया गया है, इसी में स्वास्थ्य को रख दिया गया है, इसी में आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण रख दिया गया है। तो आप देखेंगे केवल 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं और 3 सूची में आप पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब भारतीय संविधान की लास्ट अनुसूची की बात कर लें, अर्थात अनुसूची 8 की बात कर लें। मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 से जो आपकी 22 हो गई, अर्थात जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं, ये हम भारतीय संविधान का भाग 17 तथा आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 343 से, तो उसमें आपको एक आयोग मिलेगा, भाषा आयोग। तो हमारी जो भाषाएं 8 बढ़ाई गई हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा और कौन कौन सी भाषाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहां हम 14 से लगा के 22 भाषाएं तक पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ना है कि 22 भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची मिलता है, 8 अनुसूची में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 14 थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो वो आपकी 22 हो गई हैं। तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गई। तो 8 से लगा के 12 तक अब हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 वो 9, अनुसूची 9। आप जानते हैं कि जो आप लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनका गठन 1952 में हुआ था, लेकिन इसके पहले भी हम एक संविधान संशोधन कर चुके थे। आप जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। पूछ लिया जाता है प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, 1951 में। यह नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में। ये कह दिया जाए नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। नवी अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण की चर्चा है। जब हाल ही में देश आजाद हुआ था उस समय तो भारत में 2 वर्ग थे, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। तो जो आपकी जमींदार, उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी, अर्थात जमींदार होते थे, उनकी भूमि का लगभग गरीबों में ट्रांसफर कर दिया या किसानों को कुछ जमीन दे दी ताकि ये किसान भी क्या करें, प्रोग्रेस करें। तो संपत्ति अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आपसे कह दिया जाए भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण से कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो आप बताएंगे अनुसूची 9। ये भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा अनुसूची 10
अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जो दल बदल या दल विरोधी इससे संबंधित है। 1985 के पहले क्या होता था? यदि मान लिया जाए कि वर्तमान में आप जानते, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे विधानसभा सदस्य हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे विधानसभा सदस्य हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 1985 के पहले क्या होता था? जैसे कोई मान लिया जाए कि 1980 में बीजेपी का सांसद बना और वो मान लिया जाए कि 1983 में कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसका जो निर्वाचन हुआ वो बीजेपी से हुआ। लेकिन यदि 1983 में वो कांग्रेस में सम्मिलित होता है तो वो कांग्रेस का सांसद कहलाता था। इस कारण आप देखेंगे तो कुछ जो नेता होते थे वो पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले जाते थे, जिससे सरकार गिरने की आशा होती थी। लेकिन 1985 ईस्वी में ऐसा कानून बनाया गया कि यदि कोई सदस्य बीच में किसी अन्य पार्टी का सदस्य बन रहा है तो उसकी सांसद की जो सदस्यता होगी या विधानसभा सदस्य की जो सदस्यता होगी वो अपने आप ही या स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि आज कोई नेता है, आज मान लिया जाए कि 2019 में चुनाव होगा, 2019 में चुनाव हुआ, मान लिया जाए बीजेपी से कोई सांसद बना। अब यदि इसकी इच्छा है, अब ये सांसद कब तक रहेगा? 2024 तक रहेगा। लेकिन यदि इसकी इच्छा है कि भैया मुझे 2021 में कांग्रेस में सम्मिलित होना है, ये 2021 में किस पार्टी में सम्मिलित हो गया? कांग्रेस में। और इसका जो चुनाव 2019 में बीजेपी से हुआ था, ये सांसद भी है, इसने लिया तो बीच में पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस की सदस्यता या अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो अब ये सांसद नहीं कहलाएगा। अब इसकी जो सांसद की सदस्यता होगी ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा कानून आप देखेंगे 1985 में बनाया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, जो दल बदल या दल विरोधी से संबंधित है। आज नेता क्या करता? आज नेता पूरे 5 साल का इंतजार करता है। यदि मान लिया जाए कोई कांग्रेस का नेता है, 2019 में सांसद बना, अब वो बीजेपी में जाना चाहता है, तो वो पूरे 5 साल का इंतजार करेगा। पहले 5 साल का नहीं, जब उसका मन होता था तब वो पार्टी छोड़कर चला जाता था। अब लेकिन यदि बीच में जा रहा है, सदस्य होने के बावजूद जा रहा है, तो उसकी सांसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगला आप इसी में पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात आप जानेंगे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसे जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के नागौर जिले से इसका प्रारंभ हो गया था। लेकिन इसे हमने संवैधानिक दर्जा दिया है वो 1993 में दिया। आप पंचायती राज व्यवस्था पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो बी.आर. मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पद्धति है, और त्रिस्तरीय पद्धति का जो सुझाव दिया था वो भी बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। इसके अलावा द्विस्तरीय पद्धति भी होती है, उसका जो सुझाव दिया था वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। भारत के अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय पद्धति चालू है। आप देखेंगे इसमें तो इसे संवैधानिक दर्जा हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दे दिया। पंचायती राज व्यवस्था में आप ये भी पढ़ेंगे, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 या 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में ये भी पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था 29 विषय पर कानून बनाती है। तो ये जो सब पूरा है आप एक चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब इसमें जो आपकी अनुसूची 12वीं है, अनुसूची 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा
1993 में जोड़ी गई। ये स्थानीय स्वशासन ये कहें कि नगर पालिका से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, बात एक ही है। आप देखेंगे भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। यदि आपसे कह दिया जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया, लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन 18 विषय पर कानून बनाती है। इस प्रश्न बहुत आता है कि स्थानीय स्वशासन कितने विषय पर कानून बनाती है, तो 18 विषय पर कानून बनाती है। इसके अलावा यदि इतिहास की दृष्टि से देखें कि चोल काल में आप देखेंगे, जब चोल साम्राज्य पढ़ेंगे तो चोल काल में भी स्थानीय स्वशासन चलता था, लेकिन आधुनिक जो इसको रूप दिया है वो दिया है लॉर्ड रिपन ने। इसी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 18 विषय पर कानून बनाती है। तो इतना आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आपकी जो अनुसूचियां हैं वो हमारी समाप्त होती हैं। अगले वाले वीडियो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा पढ़ेंगे भाग 1।